हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स में आज हम शुरू करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा का पोर्शन। तो इस सेक्शन में, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, हम मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढेंगे। अब ये मैक्सिमा मिनिमा है क्या? मैक्सिमा होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और इसी तरह अगर मिनिमा की बात करें तो मिनिमा क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये हम देखना चाहते हैं। और क्यों देखना चाहते हैं, इसका भी रीजन है। जैसे कि हमारे पास कई बार तुमने क्वेश्चंस में देखा होगा, कॉस्ट का फंक्शन होता है। कॉस्ट का फंक्शन cx के तौर पे तुम्हें दिया हुआ होता है, कोई भी एक फंक्शन होता है। तो हम कॉस्ट के फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जानना चाहते हैं, क्योंकि हम कॉस्ट कम से कम लगाकर आउटपुट ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं। और इसी तरह अगर हमने कोई प्रॉफिट फंक्शन बना लिया p ऑफ x, तो इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं। और कहां पर? कोई भी एक इंटरवल पर, x की कुछ खास वैल्यूज पर हम कॉस्ट फंक्शन की मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहते होते हैं, और x की कुछ खास वैल्यूज पर प्रॉफिट फंक्शन की हम मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉस्ट कम से कम रहे लेकिन प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। ये तो सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं, और कई एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इतना ही बताता हूं कि इसका रियल लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। तभी ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमें पढ़ाया जाता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स, इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता है हमेशा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही है। तो बात यह है कि पता कैसे चले, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे पता चले। एक तरीका तो तुम्हारे पास ये है कि मान लो तुम्हारे पास फंक्शन दिया हुआ है, मान लो x² + 2, और तुम क्या कर रहे हो, x को पहले 0 रखा, फिर x को 1 रखा, फिर x को 2 रखा, और इस तरह करते चले जा रहे हो। लेकिन हर बार ऐसा नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि इतना सिंपल फंक्शन नहीं होगा। और कितनी बार वैल्यूज पुट कर करके देखोगे, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस टाइम को थोड़ा सा ठीक करने के लिए एक और तरीका अपनाया गया, और वो है डेरिवेटिव का तरीका। हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ा था कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। और फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है? जब डेरिवेटिव लेस देन 0 या इक्वल होता है। अब इक्वलिटी का निशान मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कह रहा हूं, मैं स्ट्रिक्टली वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो मैं ऐसा करता हूं, इस डेरिवेटिव वाले निशान को हटा देता हूं। अब मैंने ये डेरिवेटिव वाला निशान हटा दिया, ये मान लो। तो फंक्शन इंक्रीज कब करेगा? जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। और फंक्शन डिक्रीज कब करेगा? जब फंक्शन लेस देन 0 होगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव जब 0 होगा तब क्या होगा? क्योंकि ग्रेटर देन के लिए इंक्रीजिंग है, लेस देन के लिए डिक्रीजिंग है, इक्वल टू 0 पे क्या होगा? तो हमने ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी क्या किया था, f' को डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके हमने x की कुछ वैल्यूज निकाली थी, x1, x2, कुछ भी। और यही हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में पढ़ा था कि ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये जब 0 के बराबर है, स्लोप, टेंजेंट का स्लोप 0 के बराबर है, तो हमारे पास वो कैसे पॉइंट बन रहे हैं कर्व के ऊपर, एक बार जरा बनाकर देखें। दोनों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्लोप ऑफ टेंजेंट को मिक्स करके हम एक थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। देखो,
मैंने एक ऐसी कर्व बनानी है जो इंक्रीज भी कर रही हो डिक्रीज भी कर रही हो, कुछ हद तक साइन कर्व या कॉस कर्व की तरह ही, ताकि हम सारे केसेस डिस्कस कर पाए। तो मैंने ऐसी एक कर्व बना ली। अब देखो f डैश एक्स 0 के बराबर हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा, लेस देन 0 होगा तब क्या होगा। एक तो ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट बन गया। एक ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट बन गया। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो एक शायद अगर ये यहां से झुके तो ये पॉइंट आ जाए। तो ये सारे पॉइंट तुम देख रहे हो, ये किस टाइप के हैं? ये इस टाइप के हैं कि अगर इनके जस्ट आगे और पीछे, ये यहां से और यहां तक सिर्फ इतने पोर्शन में फंक्शन की वैल्यू देखी जाए तो मैक्सिमम है। सिर्फ इतने एरिया में, जैसे ये इतने एरिया में था, इतने इंटरवल पे अगर वैल्यू देखी जाए फंक्शन की तो मिनिमम है। फिर यहां पे भी अगर इतने से पार्ट में फंक्शन की वैल्यू देखी जाए तो ये मैक्सिमम है, और यहां से लेके यहां तक इतने पार्ट में फंक्शन की वैल्यू देखी जाए तो मिनिमम है। इसी तरह यहां से लेके और थोड़ा इसको आगे बढ़ा दें तो यहां तक फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। तो एक बात हमें यहां से समझ में आ रही है कि जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है वहां पर या तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है। ये क्लियर है। वो उसके बाद क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे? इंक्रीज करता करता यहां तक पहुंचा, फिर डिक्रीजिंग शुरू, फिर डिक्रीज करता करता यहां तक पहुंचा, फिर इंक्रीजिंग शुरू, और इसी तरह होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f डैश एक्स जहां पर 0 होता है उस x को क्या बोलते हैं हमने इसको नाम दे दिया एक क्रिटिकल पॉइंट। चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे मिनिमम वैल्यू हो, क्रिटिकल पॉइंट हमने नाम दे दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, एक मैं और बात बताना चाहता हूं कि क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ मैक्सिमा या मिनिमा के लिए ही नहीं होता। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फिलहाल जो तुम्हारा +2 का जितना स्कोप है सिलेबस का, उसमें तुम्हें क्वेश्चन हमेशा क्रिटिकल पॉइंट के मैक्सिमम मिनिमा के ही होंगे। लेकिन फिर भी सिलेबस में जो मेंशन्ड है मैं उतना बता देना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन की वैल्यू ना तो मैक्सिमा होती है ना मिनिमा होती है, लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 होता है। ऐसे क्रिटिकल पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसमें क्या होता है कि वहां पर टेंजेंट बन ही नहीं सकता। एक कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक कर्व है। मैं पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। मैंने एक कर्व बनाई, मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो वो कर्व कुछ ऐसे बनती है। अब ये जो कर्व है उसमें ये वाला पॉइंट देखो तुम, एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि यहां पर टेंजेंट बन ही नहीं सकता। यहां पे टेंजेंट बनाने की लाख कोशिश कर लो, वो क्या होगा, इसको एक पॉइंट पे टच करके नहीं, इसको कट करके ही निकलेगा। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इस बारे में ज्यादा सोचने की फिलहाल जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आगे काम आएगा तुम्हारे, और वो फर्स्ट ईयर में और ज्यादा तुम अगले साल और ज्यादा अच्छे ढंग से पढ़ोगे। फिलहाल जैसा कि चैप्टर का सेक्शन का नाम है मैक्सिमा और मिनिमा, हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। हम इस तरह का क्वेश्चंस करेंगे और इस तरह इसको समझेंगे कि हम 6 नंबर पूरे के पूरे ले सकें पेपर में। नॉलेज तो धीरे धीरे तुमको आ ही जाएगी, किताबें तुम्हारे पास हैं, थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा बेसिक मैं बता देना चाहता हूं ताकि तुमको 6 नंबर लेने में कोई खास परेशानी ना हो, क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाए। तो हम यहां पर थे कि अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे हम, वो होता है लेकिन काफी कम केसेस में। और दूसरी बात ये कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या मैक्सिमम मिनिमा का एक और यूज भी है जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया, कर्व ट्रेसिंग के लिए। अगर किसी फंक्शन की कर्व बनानी हो हमने, जैसे कि इसकी तो हमें पता ही थी, बना दी हमने, तो वहां पर हमें ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और क्रिटिकल पॉइंट्स यूज होते हैं। फिलहाल तुम ये समझ लो कि जहां पे फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी, उन वैल्यूज की, एक्स की जो वैल्यूज हैं उनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। और तुम ये मान के चलोगे कि वहां पर या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, जैसा कि हम देख रहे हैं नॉर्मल कर्व में।
ऐसी ही कुछ कर्व्स हमारे सिलेबस में हैं जिससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन आएंगे। तो यहां तक हमें समझ में आ गया, लेकिन अब पता कैसे लगाया जाए? पहले तो हमें इस x का पता होना चाहिए ना। वो कर्व बनाए बगैर कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कर्व बनाना एक बहुत लंबा और मुश्किल काम है। तो कर्व बना बना के तो हम देखने से रहे, लेकिन हाँ, हमने डेरिवेटिव की मदद से कुछ समझने की जरूर कोशिश की है। तो डेरिवेटिव की मदद से ही आगे हम चलेंगे। तो इसके लिए हमारे पास होता क्या है? हमारे पास एक तो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जहां से हम पता लगाएंगे कि फंक्शन कहां पर मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू दे रहा है हमको। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ये देखते हैं कि कहां कहां पर क्रिटिकल पॉइंट हैं, और फिर हम देखते हैं कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू उस क्रिटिकल पॉइंट के आसपास, उस पॉइंट से पहले पॉजिटिव थी बाद में नेगेटिव हुई, या नेगेटिव थी बाद में पॉजिटिव हुई। देखो यहां पे कर्व से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, यहां देखो ये पॉजिटिव थी, यहां पे अगर ये इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इस पॉइंट के बाद ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो पॉजिटिव से इस पॉइंट के आगे नेगेटिव जा रही है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, यानी कि मैक्सिमा का पॉइंट है। और अगर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, देखो यहां पर ये नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव होगा डेरिवेटिव यहां पे। और इस पॉइंट के बाद ये फिर इंक्रीज करने लग गया, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव चला गया डेरिवेटिव की वैल्यू। तो यहां पर कौन सा पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है? मिनिमम का पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो वो पॉइंट होगा मिनिमा का। तो एक तो तरीका ये है, इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें हमने एक बार डेरिवेटिव किया, 0 के बराबर रखा फंक्शन को, और हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, और क्रिटिकल पॉइंट से पहले और बाद में, जस्ट लाइक अगर तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का याद करो तो हम इस तरह से बना लिया करते थे, x = 3 = 5, फिर हम एरो बना के देखते थे कि कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। तकरीबन वही चीज है, ये बिल्कुल वही है। अब देखो यहां पे अगर मैंने ऐसा हमारे पास बन गया, तो ये कौन सा पॉइंट होगा? देखो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका मतलब x = 3 क्या है? मैक्सिमा का पॉइंट है। और 5 नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, यानी पहले नेगेटिव था, बाद में 5 के बाद पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉइंट किसका है? मिनिमम का है। तो इस तरह से पता लगा लिया करते हैं हम। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब आता है तो कुछ ऐसा हो जाता है, मान लो यहां पे 7 है और यहां पर भी फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट है, ये तो ऐसे आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के इधर और दूसरी तरफ, दोनों तरफ डेरिवेटिव का सेम ही साइन रहता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। वहां से तुम्हें पता लग जाएगा कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम के पॉइंट हैं। तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि यूज ज्यादातर नहीं होता। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना तुम्हें, वो हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में से आएगा, जो कि अब, क्योंकि अब देखो पेज खत्म हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट पेज लगाता हूं और फिर हम बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। तो इस एक्सरसाइज का जो सुपरस्टार है वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो 6 मार्क्स के आते हैं हमेशा, ये याद रखना। और तुम ये मानते हो कि अगर इस एक्सरसाइज में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो ऑब्वियसली 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें कम से कम भी 5 एक्सरसाइजेज हैं, बाकियों को भी तो कवर करना है। तो जो भी कोई पेपर बनाता है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का जो एप्लीकेशन है इस एक्सरसाइज में से वो चुन लेता है। तो इसको ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। हमने करना क्या होता है, फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, 0 से इक्वेट कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, मान लो x1, x2, x3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से डबल डेरिवेटिव करते हैं, f' पता करते हैं कि कितना है, और फिर डबल डेरिवेटिव में हम ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर तो ये नेगेटिव है फिर तो x1 जो है वो मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर पॉजिटिव हो जाए x2 पर, तो ये पॉइंट हो गया मिनिमा का। और अगर डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रहे तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर है, बहुत आसान है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, हमेशा 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये तुमने अच्छी तरह सीखना है। वेरी इजी, करना क्या है, डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करो, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करो, डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यूज निकाल लो और फिर जो x की वैल्यूज आ गई यानी क्रिटिकल पॉइंट वो तुमने डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखा और सिर्फ इतना देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है आंसर के नेगेटिव आ रहा है। अगर तो नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा हो गया, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा हो गया, यानी कि उस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। और अगर 0 ही आ रहा है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, उसे हमने डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ इस बात का कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम कहां होगी। तो आई थिंक ये मैंने क्लियर कर दिया है काफी हद तक। अब हम अगर एक्सरसाइज पे चलें तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, और एक्सरसाइज का भी समझ लो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.5 अगर तुम्हें मैं क्लियरली बताऊं कि इस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं तो तुम हैरान हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, और अगर मैं देख रहा हूं एक्सरसाइज को, क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, क्योंकि इन 12 क्वेश्चनों में या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है या 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। इनमें 6 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं है, आज तक तो नहीं आया। तो इसलिए तुमने अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन अटेन करना है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि मैक्सिमम मिनिमम में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो 2 या 4 मार्क्स का क्यों आएगा, तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 12 से आगे चलना होगा। मैं जानता हूं कि मैं 12 क्वेश्चंस ना करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं स्टूडेंट्स कि तुम्हारा जो टाइम है वो बहुत ही प्रेशियस है। तुम ऐसे क्वेश्चंस में अपना टाइम और एनर्जी लगा दो कि जो क्वेश्चन पेपर में ही नहीं आने, क्या फायदा उसका। तो इसलिए मैं करवाऊंगा भी क्वेश्चन नंबर 13 से आगे, सारे करवाऊंगा जो 6 नंबर के आने, और तुमने भी क्वेश्चन नंबर 13 से आगे ही करने हैं एनसीईआरटी की बुक के। अदरवाइज मैं एडिशनल क्वेश्चन लूंगा, करेंगे, अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, मैं क्वेश्चन कम नहीं ज्यादा ही करवाऊंगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो करने की जरूरत नहीं है। या अगर तुम अपने आप भी करने की कोशिश करोगे तो जितना मैंने अभी समझाया है तुमको समझ में आ ही जाएगा। 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स को एक्चुअली मुश्किल लगते हैं वो शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड ऑनवर्ड्स, और मैं तुम्हारा टाइम और एनर्जी दोनों ही बचाना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि अगर कोई स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है और उस वीडियो में मैं सारे वीडियो में ऐसे क्वेश्चन करता चला जाऊं जिसमें कि एक भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में नहीं आना, क्योंकि यहां पे मेरा जो तुमको वीडियो बनाकर सिखाने का सिर्फ एक ही एम है कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स आए। सीधी बात, मेरा ये एम है, मैं शुरू से यही लेके चल रहा हूं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 से आगे चलूंगा और तुम देखोगे कि तुम्हारी क्लास में जहां जहां भी अगर तुम पढ़ते हो, जो तो मेरे से डायरेक्टली पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरे से डायरेक्टली अगर तुम नहीं पढ़ रहे तो देखना कि जैसे जैसे साल खत्म होने पे आएगा, टीचर इन पहले 12 क्वेश्चनों को किस तरह से डिस्कार्ड करता चला जाएगा, और तुम्हारे मैथ के टीचर हमेशा मैक्सिमम मिनिमम में से उन्हीं क्वेश्चंस पे ज्यादा जोर देंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पर जो मैं यहां करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तुमने कुछ खो दिया या मैंने कुछ कम कराया, बिल्कुल नहीं। जो 6 मार्क्स चाहिए ना इसमें से वो तुम्हें मिलेंगे जितना मैं करा रहा हूं। तो हैव फेथ, अगर तुम इतना करते आए हो मेरे साथ साथ, मुझ पर फेथ है, तो आगे भी वो फेथ बिल्कुल सही साबित होगा। तो आज ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 लिखता हूं मैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे तुम्हारा ये साल खत्म होगा, +2 का एग्जाम नजदीक आएगा बोर्ड का, वैसे वैसे तुम ये देखोगे कि तुम्हारे टीचर्स तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 to 12 टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वो नहीं करवा रहे, बल्कि तुमको बार बार क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 13 से 26 तक जितने भी हैं वो बार बार प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि इस एक्सरसाइज में से अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का आता ही आता है, और वो 6 नंबर का कहां से आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 से 26 तक जो टाइप हैं क्वेश्चंस के उसी में से आएगा। पहले 12 क्वेश्चंस के जो टाइप है उनमें से नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। तो तुमने तैयारी करनी है इसकी। और
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। अब देखो, हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो जोड़ जिनका 24 बन जाए और जिनका मल्टीप्लाई एज लार्ज एज पॉसिबल यानी मैक्सिमम हो। तो दोनों पॉजिटिव नंबर ही होंगे। पहली बात तो नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर जब होंगे तो उनका जोड़ 24 कैसे बनेगा? -24 तो बन सकता है, 24 नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तभी तो प्रोडक्ट लार्ज होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट जो है वो तो नेगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए दोनों पॉजिटिव नंबर ही बनते हैं यहां पर। तो हम शुरू करें, कैसे इसको सॉल्व करना है। हम कहेंगे लेट द नंबर्स बी x एंड, अगर एक नंबर x है तो दूसरा कितना होगा? देखो, मैं कहता हूं कि तुमने दो नंबर जोड़कर 24 बनाना है और उनमें से एक नंबर मैं बता देता हूं 10। तो 10 में कितना जोड़ो कि 24 बन जाए? तुम कहोगे 14, 14। वो कैसे निकाला? 24 में से तुमने 10 माइनस कर दिया। तो इसी तरह दूसरा नंबर क्या होगा? 24 माइनस x। तो ये दो नंबर हमने मान लिए कि हैं हमारे, जिनको की प्लस करके 24 बनता है और मल्टीप्लाई मैक्सिमम बनेगा। तो इसमें एक मेथड होता है स्टूडेंट, सभी क्वेश्चंस में एक मेथड होगा कि एक चीज तो गिवन होगी जो कि हमें बता रखा है, और एक चीज यानी सम गिवन है 24, और प्रोडक्ट को तुमने एज लार्ज एज पॉसिबल करना है। यानी एक चीज दी हुई होगी और एक चीज को तुमने मैक्सिमम या मिनिमम ढूंढना है। इसमें मैक्सिमम ढूंढना है, तो जिसको तुमने मैक्सिमम या मिनिमम ढूंढना है उसको बनाना है तुमने फंक्शन। तो प्रोडक्ट फंक्शन यहां पर बनेगा। तो प्रोडक्ट फंक्शन कोई मुश्किल नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस। तो हमने कहा नाउ कंसीडर, हमने क्या कंसीडर करवाया? प्रोडक्ट पी से स्टार्ट हो रहा है, हमने पी नाम का फंक्शन बनाया, पी एक्स इज इक्वल टू x इंटू 24 माइनस एक्स, ब्रैकेट खोल दिया, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट फंक्शन हमारा हो गया तैयार। अब ये जो प्रोडक्ट फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है हमने, और जैसा कि मैंने कहा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के मदद से, तो दो बार डेरिवेटिव करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब तुम्हारा फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा जिसका भी ढूंढना है उसका फंक्शन सिंगल वेरिएबल में बन जाए ना, बस यहीं तक डिफरेंट होगा हर क्वेश्चन। इसके बाद तो डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 वगैरह वगैरह वो सेम हो जाएगा। सारे क्वेश्चन एक तरह के हैं। बस करना क्या है कि तुमने अपने फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है। यही एक पार्ट है यहां तक का, जो हर क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशंस होंगी तो अलग अलग होगा। अदरवाइज एक बार फंक्शन तैयार हो गया उसके बाद तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना ही है तुमने, तो डबल डेरिवेटिव ही करना है। तो इसका डेरिवेटिव किया तो हमने इसको लिखा p डैश एक्स। p डैश एक्स कितना आ गया? इसका डेरिवेटिव करो 24 माइनस 2x, और इसको एक नंबर दे दो, नंबर 1, क्योंकि यूज करेंगे हम। और फिर डेरिवेटिव करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो p डबल डैश एक्स कितना आ गया? -2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करते हैं? सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करते हैं। इसका मतलब 24 माइनस 2x 0 के बराबर होगा। कहां से देख के लिखा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से x की क्या वैल्यू आ गई? 12। देखो x 2 इंटू 12 24, 24 माइनस 24 0। बाकी तुम 24 को उधर ले जाके डिवाइड करके भी कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू 12 एक क्रिटिकल पॉइंट है। जब x इक्वल टू 12 क्रिटिकल पॉइंट है तो अब हम इसको डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 नेगेटिव बनती है कि पॉजिटिव। अब तुम कहोगे सर ये तो है ही नेगेटिव, तो नेगेटिव ही है, ठीक है। तो हमने कहा पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2।
तो p डबल डैश ऑफ 12 इज इक्वल टू -2, यानी कि हमारे पास क्या आ गया। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, उसको हमेशा ध्यान से लिखना है तुमने। दिस इज लेस देन 0, ये लिखना है जरूर। लेस देन या ग्रेटर देन, इसी की वैल्यू है सबसे ज्यादा। टीचर इसको चेक करते हैं कि तुमने ये नेगेटिव या पॉजिटिव बना के दिखाया कि नहीं दिखाया। अब ये नेगेटिव हो गया ना, तो पॉइंट किसका बन गया, मैक्सिमा का बन गया। तो तुम कहोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मैक्सिमम वैल्यू देगा x इज इक्वल टू 12। तो जब क्वेश्चन तुम यहां तक कर चुको तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। देखो इसके 6 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो एक तरीका होता है क्वेश्चन को करने का जिससे कि गलती कम से कम हो। वो तरीका समझा रहा हूं तुमको मैं, कि जब तुमने इसको नेगेटिव या पॉजिटिव बना दिया और लिख दिया कि x जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा बन गया, किसी में मैक्सिमा, इसमें मैक्सिमा बन रहा है, किसी में मिनिमा बनेगा, तो यहां तक करके क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ो कि करना क्या था। क्वेश्चन में था फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24। तुमने ये ढूंढना था और तुमने माना था एक x एक 24 माइनस x। तो अब तुम क्या कहोगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक 12 है और दूसरा कितना है 24 माइनस 12, यानी कि अगेन 12 एंड 12। तो ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका जोड़ 24 है और मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम बनता है। देख लो, अगर 10 और 14 करोगे तो मल्टीप्लाई क्या बनेगा 140, इनका 144 बन रहा है। और अगर तुम मान लो ऐसे करोगे 13 और 11, तो इसका कितना बनेगा 143 बनेगा इसका, इससे एक कम। और अगर तुम मान लो ऐसे करते हो 1 और 23, तो इसका तो प्रोडक्ट 23 बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे तुम्हें समझा रहा हूं कि ये हमारे पास जो आंसर आया वो करेक्ट ही है, वो इनकरेक्ट नहीं है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, वो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ये नहीं है, सिर्फ तुमको कंफर्म कर रहा हूं कि ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो एक बार फिर देख लो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन कोई भी हो मैक्सिमम मिनिमा का, एक चीज दे रखी होगी, सम दे रखा है, और एक चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू करने के लिए कहा होगा। तो तुमने करना क्या है, तुमने जो चीज दे रखी है उससे वेरिएबल क्रिएट करने हैं और जिसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है उसका फंक्शन तैयार कर लेना है। वो फंक्शन तैयार करने के बाद हर एक क्वेश्चन में एक बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करके x की वैल्यूज निकालनी है, और जो x की वैल्यूज आ गई वो इक्वेशन नंबर 2 में एक एक करके पुट करनी है। और तुमने देखना है कि मैक्सिमा या मिनिमा क्या बनता है। तो यहां तक जब कर लो क्वेश्चन को, मैक्सिमा मिनिमा तक तुमने रिजल्ट निकाल दिया, तो एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ो कि एक्चुअली पूछा क्या था, और वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि आंसर क्या देना है। तो यहां पे नंबर्स थे, कहीं पे कॉस्ट होगी, कहीं पे वॉल्यूम होगा, कहीं पे सरफेस एरिया होगा, वगैरह वगैरह। तो ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे कंटिन्यू। और अभी के लिए मैं एक रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाके स्टूडेंट्स मेरे जो इस वीडियो को 1 to 5 रेटिंग तुम्हें क्या समझ में आया, कितना अच्छा लगा, वो रेटिंग जरूर दो। 1 लोएस्ट है, 5 हाईएस्ट है, और कोई सजेशन हो तो वो भी दो। और अगर तुम ट्यूशन के खर्चे से बचना चाहते हो और अपना टाइम एंड मनी दोनों ही बचाना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाके 10th 11th या 12th तीनों ही क्लासेस के कोई भी चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, दोबारा बता रहा हूं, मेरी चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 10th 11th 12th हर एक चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, ताकि वहां से तुम बहुत इजीली अपने वीडियो को देखकर पूरा चैप्टर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स कमेंट्स में मेरे को रेटिंग देना मत भूलना, और ट्यूशन से बचो, अपने वो पैसे बचाओ और अपने बैंक अकाउंट में जोड़ो, आगे काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम मिनिमा का ये पार्ट समझो और इसको तैयार करो, इस क्वेश्चन को समझो, इसके जैसे और 2-3 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, वो करो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे, इससे आगे करेंगे।